हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे प्लांक फार्मूला फ्रॉम बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांक फार्मूला क्या होता है। तो ये बेसिकली आपको देता है एनर्जी डेंसिटी। ये क्या देता है? एनर्जी डेंसिटी देगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो कि आएगा 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब ई टू द पावर एच न्यू बाई के बी टी माइनस 1 इंटू डी न्यू। ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी, तो आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जितना भी रेडिएशन गिरेगा सबको ये अवशोषित कर लेगा, और हायर टेम्परेचर पे जो भी इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है वो सब रेडिएट कर देगा। तो मान लो एक ब्लैक बॉडी है, लोअर टेम्परेचर पे इसने सब कुछ एब्जॉर्ब किया, और हायर टेम्परेचर जब ये एमिट करता है तो ये देखा गया है कि इसकी जो वैल्यू आती है कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू, तो इसको हम मान लेते हैं यू न्यू टी, और इधर है न्यू। तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम होता है न्यू पे, और उसके बाद ये ज़ीरो हो जाता है। तो सभी फ्रीक्वेंसी रेंज की आपको एनर्जी डेंसिटी मिलती है। तो क्वेश्चन उठता है कि ये जो फार्मूला है ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, और ये जो फार्मूला है इसको प्लांक ने दिया था, जो कि आता है यू न्यू टी डी न्यू। दिस वैल्यू इज एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यू न्यू टी को, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, टी क्या है टेम्परेचर, तो अगर यूनिट के टर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इनटू फ्रीक्वेंसी, इतना आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हमें एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो हमें न्यू से लेकर के न्यू प्लस डी न्यू रेंज में एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तो हमें यू न्यू में डी न्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना। न्यू से लेकर के न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तो ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वहाँ बचेगा वैल्यू। ओके, तो ये आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, सो ये आता है प्लांक ने जो दिया था, ये होता है हमारे पास 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब 1 अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के बी टी माइनस 1 इंटू डी न्यू। ये वैल्यू आती है प्लांक फार्मूला की। ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है यूजिंग बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता होना चाहिए कि बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारे पास हम ये बात करें, ये कंपार्टमेंट हो गए, ये एक बड़ा सा बॉक्स 4 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, थर्ड हो गया, और ये लेट से फोर्थ बॉक्स हो गया। तो फर्स्ट बॉक्स जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू जीवन नंबर ऑफ सेल में, और फर्स्ट बॉक्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो है n1, और फर्स्ट बॉक्स यानी ये जो बॉक्स है हमारे पास, इसमें एनर्जी पर पार्टिकल, एक पार्टिकल अगर रहेगा तो उसकी एनर्जी एप्सिलॉन 1 है। ठीक है। तो अगर हम इसी तरीके से n1 एप्सिलॉन 1 g1, ये पहले पार्टिकल का पहले बॉक्स का पैरामीटर हो गया, और n2 g2 एप्सिलॉन 2 दूसरे बॉक्स का हो जाएगा पैरामीटर। तो ith बॉक्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो दिए जाएंगे आपके जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1, इतने तरीके से दिया जाएगा। ठीक है। ये इस तरीके से दिया जाएगा। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो इतनी वैल्यू होती है, जहाँ पे एन आई क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट। जी आई क्या है? नंबर ऑफ सेल्स इन ith स्टेट या नंबर ऑफ डिजनरेसीज। और अल्फा बीटा क्या है? लाग्रांज मल्टीप्लायर, जो कि यूज होता है। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है? दो कांस्टेंट इक्वेशन। एक है अल्फा डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0, दूसरा है बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। ये है कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल, कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स। और ये इक्वेशन जो है ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिटेल में देखा हुआ है। लेकिन जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अरे
जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है तो उस केस में कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल, यानी ये चीज होल्ड नहीं करेगी, ये आपका होल्ड, ये इक्वेशन तो होल्ड करेगा क्योंकि इसको डिराइव हमने किया है, बट सिंस n बराबर, इसको अगर हम देखें तो n हमारा क्या है, ये आपके पास कंपार्टमेंट है, n1 पहले कंपार्टमेंट में, n2 दूसरे में, एंड सो ऑन। तो n है आपके पास n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन nk, तो ये बेसिकली है ni। ठीक है, इसको डिराइव अगर हमने किया था तो n हमारा था कांस्टेंट, n कांस्टेंट अगर है तो ये आ जाएगा डेल्टा n बेसिकली इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस केस में, ब्लैक बॉडी के केस में n कांस्टेंट नहीं रहता है, ये डेल्टा n बराबर 0 नहीं होगा। तो डेल्टा n बराबर अगर 0 नहीं हुआ, यहाँ से वैल्यू अगर रख दें n की, तो ये हो जाएगा ni नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समेशन डेल्टा ni, डेल्टा अंदर जाएगा, लाइक डिफरेंशिएशन, और ये आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें इस केस में ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, तो ये डेल्टा ni नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये दोनों इक्वेशन तो यूज हुए हैं इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन तो होल्ड करेगा ही करेगा, बट डेल्टा ni इक्वल टू 0 नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अल्फा हमारा 0 होना चाहिए, क्योंकि दो टर्म का प्रोडक्ट है, एक अल्फा है, एक समेशन डेल्टा ni है, तो डेल्टा ni 0 नहीं होगा। ओके, बोज-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्लैंक्स लॉ, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कंजर्व नहीं रहेंगे, तो इसलिए डेल्टा ni 0 नहीं होगा, तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब क्योंकि ये 0 है नहीं डेल्टा ni, तो इसका मतलब अल्फा 0 होगा। ठीक है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करती है, E बराबर कांस्टेंट। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब होल्ड करेगी तो इसका मतलब है एप्सिलॉन आई डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बीटा नॉट इक्वल टू 0, और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/kBt। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/kBt। अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, सेकेंड, अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा बराबर 0 और बीटा इज इक्वल टू 1/kBt। सब्सटीट्यूट करेंगे, ni आ जाएगा gi अपान e टू द पावर एप्सिलॉन i अपान kBt माइनस 1। एप्सिलॉन आई कितना होगा, क्योंकि ये हम फोटोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या एमिट होता है, फोटोन। एप्सिलॉन आई हो जाएगा एच न्यू, का मतलब एन आई की वैल्यू हो जाएगी जी आई अपान ई टू द पावर एच न्यू अपान के बी टी माइनस 1। अगर हम बात करें डी एन, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फ्रीक्वेंसी रेंज, इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई n इज इक्वल टू जी न्यू डी न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, अपान एच न्यू अपान के बी टी माइनस 1, ये आ जाएगा। और मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल है डी एन, इतनी वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यू न्यू टी डी न्यू। ओके, तो यू न्यू टी डी न्यू जो होगा वो बेसिकली आ जाएगा आपका यू न्यू टी डी न्यू आ जाएगा। यू न्यू टी डी न्यू क्या, एनर्जी डेंसिटी है, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो मान लेते हैं आपके पास यहाँ से न्यू से लेकर के न्यू प्लस डी न्यू में कितने फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स है हमारे पास न्यू से लेकर के, वन सेकेंड, न्यू से लेकर के न्यू प्लस डी न्यू में वो है डी एन फोटॉन्स। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी इस रेंज में अगर हम बात करें न्यू से लेकर के न्यू प्लस डी न्यू, जो फोटॉन है, तो एक फोटॉन की एनर्जी है एच न्यू मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ फोटॉन, तो नंबर ऑफ फोटॉन कितना है, डी एन है, और एनर्जी कितना है, एच न्यू है। एक फोटॉन की एनर्जी एच न्यू है, तो डी एन फोटॉन की एनर्जी हो जाएगी एच न्यू इंटू डी एन। लेकिन हमें चाहिए एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी न्यू से लेकर के न्यू प्लस डी न्यू रेंज में डेंसिटी जहाँ पे
डेंसिटी यहाँ पे भी आता है, इसका मतलब है वॉल्यूम से डिवीजन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, जो कि है यू न्यू टी डी न्यू इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन वी इंटू डी एन। ठीक है, एच न्यू को इधर लिख लिया, डी एन को इधर लिख लिया अपॉन। ठीक है, इतना हो गया। अब हम डी एन की जो वैल्यू है ये है, इसमें अगर हम बस जी न्यू डी न्यू निकाल के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया, राइट। ये जो यू न्यू टू डी न्यू है, तो इसको निकालने के लिए 1 सेकेंड, सो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ए, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है यू न्यू टू डी न्यू एच न्यू। डी एन की वैल्यू कितनी थी? डी एन की वैल्यू थी, मिटा दी है, बट ये थी जी न्यू डी न्यू अपॉन e टू द पावर एच न्यू अपॉन के बी टी -1, राइट, बी स्टेटिस्टिक्स का यूज करके। इतना हम लोगों ने ला लिया था। तो जी न्यू डी न्यू क्या है? ये आपका नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स और पार्टिकल्स, फ्रीक्वेंसी न्यू से न्यू प्लस डी न्यू है, लेकिन ये हम निकालेंगे बाद में, उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा जीपीडीपी। ये क्या है? नंबर ऑफ आइगन स्टेट, आइगन स्टेट पी से लेकर के पी प्लस डीपी के बीच में जिनका मोमेंटम है। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ आइगन स्टेट है या नंबर ऑफ फेज सेल। तो जीपीडीपी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? ये होता है वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, सॉरी। देखो जीपीडीपी क्या है? ये आपके पास एक बड़ा सा स्पेस है, ठीक है, इसमें कितने छोटे छोटे बॉक्सेस बनेंगे, में कितने छोटे छोटे बॉक्सेस बनेंगे। तो हम लोग करते हैं क्या है, ये पूरा आपका फेज स्पेस हो गया, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइडेड बाय एक सेल का वैल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेज सेल, वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेज सेल हम लोग पता है हमें कितना होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, राइट। तो ये हमारे पास होता है फेज स्पेस का वैल्यूम, ये हो जाएगा 3 3 6, तो डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, इतना होता है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेज सेल, ये होता है एच क्यू। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हमारे पास होती है, इसको इधर रख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा जीपीडीपी इज इक्वल टू, इसका अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन हम करें डी एक्स डी वाई डी जेड का, तो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा v, बचा क्या यहाँ पे, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, है ना, क्योंकि हमने मान लिया है v बराबर डी एक्स डी वाई और डी जेड का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई एच क्यूब, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम यहाँ से खाली कर लेते हैं 1 सेकेंड। सो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से, तो इसका अगर हमें निकालना है, क्योंकि हमें चाहिए P से लेकर के P प्लस डी पी तक, ये ध्यान रहे हमें चाहिए P से लेकर के P प्लस डी पी तक, तो हम एक बड़ा सा स्फीयर बनाएंगे जिसका रेडियस है P प्लस डी पी, और एक हम छोटा सा स्फीयर बनाएंगे जिसका रेडियस है P, इस वाले का रेडियस है P, छोटे वाले। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा वही आपका होगा जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ एरिया, जो आपके पास यहाँ पे एरिया होगा बेसिकली, या वॉल्यूम होगा 3 डिमेंशन में, यही आपका होगा का इंटीग्रेशन। तो इसका अगर इंटीग्रेशन हमें निकालना है तो जीपीडीपी आ जाएगा आपके पास v अपॉन एच क्यूब। इस स्फेयर में ये जो बीच का खाली स्थान है, बेसिकली ये हालो स्फेयर है, ये हो जाएगा बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम घटा देना है। ओके, तो v अपॉन एच क्यूब लार्जर रेडियस स्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर रेडियस स्फेयर, इतना आ गया। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो हमारे पास, ओके, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, है ना, यू न्यू टी डी न्यू, देख ले तो सब कुछ निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास v अपॉन एच क्यूब। अब यहाँ से हम 4 पाई अपॉन 3 पी क्यूब बाहर ले लेते हैं, तो आ जाएगा p प्लस डी पी अपॉन पी होल क्यूब। देखो ये आ गया p क्यूब, और ये आपका इतना है ही -1।
तो इसको हम लिख सकते हैं v या 4πv अपॉन h क्यूब 3h क्यूब 4πv अपॉन 3h क्यूब p क्यूब, और ये p क्यूब अंदर चला जाएगा तो p प्लस डी पी अपॉन पी, क्योंकि दोनों का क्यूब है तो ऐसे लिख सकते हैं -1। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 4πv अपॉन 3h क्यूब और ये आ गया p क्यूब, ये जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी आपके पास, p में p से डिवीजन होगा 1 और dp में p से डिवीजन हो जाएगा, और यहाँ क्यूब हो गया, यहाँ -1 हो गया। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई आपके पास। अगर हम उस यहाँ से हटा लेते हैं, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे जीपी डीपी है। ठीक है, नंबर ऑफ आइगन स्टेट है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं और ये आपके पास आ गया जीपी डीपी की वैल्यू। जीपी डीपी हो जाएगा 4πv अपॉन 3h क्यूब p क्यूब। अब इसको ओपन कर देंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो हो जाता है 3dp अपॉन p -1। कैसे किया हमने, 1 सेकेंड, 3dp अपॉन p प्लस हायर ऑर्डर टर्म, और ये -1 आपका यहाँ से यहाँ आ गया। तो अगर हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन देखें तो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो वन। कब ये वैलिड होगा, जब x की वैल्यू x से बहुत छोटी होगी। यहाँ पे सिंस dp जो है वो p से बहुत छोटा है, कंडीशन क्या है, जो आप p से लेकर के p प्लस dp मोमेंटम में निकाल रहे हो पार्टिकल का नंबर ऑफ आइगन स्टेट, उस केस में dp की वैल्यू p से बहुत छोटी है। जब dp की वैल्यू p से बहुत छोटी है, इसका मतलब हो जाएगा dp अपॉन p वेरी वेरी लेस देन 1। कंडीशन होल्ड करिए ये, इसका मतलब x बराबर हो गया dp अपॉन dp, dp अपॉन p, x बराबर क्या आ गया dp अपॉन p, यहाँ हो गया x और n, तो हम लोग केवल यहाँ तक लेंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस n है 3 और x है dp, n x यानी 3 dp अपॉन p प्लस हायर ऑर्डर टर्म छोड़ देंगे क्योंकि वो सारी वैल्यू बहुत छोटी होगी। 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया आपके पास 4πv अपॉन 3h क्यूब p क्यूब, और ये आ गया 3dp अपॉन p। 3 से 3 कैंसिल और ओके, सो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 पावर, सो ये आ जाएगा 4πv p स्क्वायर, 1 सेकेंड, 4πv p स्क्वायर dp अपॉन h क्यूब। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी जीपी डीपी की। ओके, जीपी डीपी की इतनी वैल्यू आ गई, 4πv p स्क्वायर dp अपॉन h क्यूब। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था जी न्यू डी न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अब हमें फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकालना पड़ेगा इसे। फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि E बराबर होता है फोटोन के लिए P इंटू सी, है ना, टोटल एनर्जी मोमेंटम, और इसमें रिलेशन E बराबर कितना होता है, एच न्यू होता है, और ये P क्या है, मोमेंटम है, और ये C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ से अगर हम मोमेंटम निकालें, मोमेंटम निकाल लेंगे, आ जाएगा एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, तो dp निकाल लेंगे तो dp कितना आ जाएगा, h अपॉन सी कॉन्स्टेंट है, आ जाएगा डी न्यू। तो p और dp की वैल्यू ये उठा के यहाँ रख देंगे, p और dp की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ उठा करके सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास gp dp की वैल्यू आ गई 4πv अपॉन h क्यूब p स्क्वायर, तो ये हो गया एच न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर। ओके, 4πv p की जगह हो गया एच न्यू अपॉन सी, और dp की जगह हो गया h अपॉन सी डी न्यू। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें यहाँ से तो आ जाएगा 4πv अपॉन h क्यूब, और ये हो गया h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर h अपॉन सी, और ये आ गया डी h स्क्वायर h, ये हो गया h क्यूब कैंसिल, और यहाँ पे ये बचेगा 4π न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, 4π न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, 4π न्यू स्क्वायर या
1 सेकेंड, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई न्यू स्क्वायर v इंटू डी न्यू, कितना लिख सकते हैं, या 4 पाई v न्यू स्क्वायर इंटू, ठीक है, डी न्यू अपान सी क्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जीपीडीपी की वैल्यू। जैसे ही जीपीडीपी की वैल्यू आ गई तो ये हमारे पास नॉट जीपीडीपी है। 1 सेकेंड, सो ये वैल्यू है, क्योंकि इधर P रखा हुआ है तो ये जीपीडीपी होगा। इधर हमने P बराबर एच न्यू रख दिया, क्योंकि LHS जो होता है वो आपको जस्ट बताता है कि RHS में किसका फंक्शन है। तो यहाँ पे तो P है नहीं, जब यहाँ P नहीं है तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा जी न्यू और डी न्यू। इसी के लिए तो हमने इतना कुछ किया है ना, P बराबर एच न्यू अपान सी रखा यूजिंग दिस इक्वेशन, फिर dP निकाला, फिर इसमें रखा dP की वैल्यू, फिर P स्क्वायर की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया, इतना आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 4 पाई, लेकिन क्योंकि फोटोन का जो पोलराइजेशन होता है वो कितना होता है, 2 होता है, तो 2 पोलराइजेशन मतलब हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग 2 स्टेट होंगे। इसका मतलब हर स्टेट, क्योंकि हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग 2 पोलराइजेशन है, फोटोन का पोलराइजेशन 2 है, तो इसका मतलब जब भी आपके पास, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो उसका स्पिन होता है हाफ और माइनस हाफ, तो 2 स्टेट होगा ना, तो एक ही बॉक्स में हम एक अपर स्पिन रख सकते हैं, एक लोअर स्पिन। उसी तरीके से अगर 2 पोलराइजेशन है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू वी इंटू डी न्यू। ठीक है, इसको उठा करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और डी एन नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले जी न्यू डी न्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर यहाँ ला करके इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो जी न्यू डी न्यू ये हो गया 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू वी डी न्यू 1 अपान ई टू द पावर एच न्यू अपान के वी टी माइनस 1। इतनी वैल्यू आएगी, जी न्यू डी न्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे इतनी वैल्यू आ जाएगी। एक v है एक डी न्यू है, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर हमें तो ये निकालना था प्लांक फार्मूला, तो यहाँ पे dn की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, सेकेंड, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा u न्यू टी डी न्यू इज इक्वल टू एच न्यू अपान v, और ये आ गया 8 पाई न्यू स्क्वायर अपान सी क्यू v डी न्यू अपान ई टू द पावर एच न्यू अपान के बी टी माइनस 1। ठीक है, तो v से v कैंसिल और ये आ गया आपके पास 8 पाई एच न्यू क्यूब अपान सी क्यूब ई टू द पावर एच न्यू अपान के बी टी माइनस 1 इंटू डी न्यू। ये आ गया हमारे पास वैल्यू प्लांक फार्मूला। बेसिकली ये जो वैल्यू आई एनर्जी डेंसिटी की, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है प्लांक फार्मूला फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब ई टू द पावर एच न्यू बाई के बी टी माइनस 1 इंटू डी न्यू। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हमें डिराइव करना है। डिराइव करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्या है, ये है आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर रेडिएशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। नंबर ऑफ फोटॉन्स इज नॉट कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो एन आपका बेसिकली इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास बेसिकली यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर की तरफ जाएंगे जैसे एनर्जी एमिट होगी, इसलिए फोटोन जो है वो ब्लैक बॉडी में कांस्टेंट नहीं है। तो एन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, एन इतना होता है, तो इसका मतलब डेल्टा एन जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट होता तो जीरो हो जाता, तो डेल्टा एन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो, और एन की वैल्यू रख देंगे, समेशन एन आई ना हो जाएगा। ई लेकिन कांस्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगी, तो ई कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट है, तो ई को हम इतना लिख सकते हैं, यानी एन आई एप्सिलन आई। तो डेल्टा ई निकाल लेंगे जीरो, तो डेल्टा एन आई एप्सिलन आई इज इक्वल टू जीरो, समेशन एप्सिलन डेल्टा एन आई इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 2। अब जब हम बात करते हैं बोज आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास ith स्टेट में जो पार्टिकल होगा और मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस रिलेशन। और इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए हमने दो कंडीशन यूज किया था, एक ये और एक ये। लेकिन ये कंडीशन में ये जो टर्म है फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल है, तो जब ये जीरो के बराबर
जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब अल्फा 0 के बराबर हो जाएगा। अल्फा बराबर 0 हो गया और बीटा हो गया आपके पास 1/kb। बीटा तो 0 नहीं होगा क्योंकि ये आपका तो 0 है इस इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से। तो ये 0 है तो इसका मतलब बीटा नहीं 0 होगा बट अल्फा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा इज इक्वल टू 0, फ्रॉम इक्वेशन 2 बीटा नॉट इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट कर देंगे, बीटा की वैल्यू होती है 1/kbt। ठीक, सब्सटीट्यूट करके हम n निकाल लेंगे। तो हमें निकालना है ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। ये कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाई एक फोटोन की एनर्जी। अगर हमें जितना फोटोन है पता चल जाए और हर फोटोन की एनर्जी कितनी एच न्यू है, मल्टीप्लाई करके और अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें डेंसिटी मिल जाएगा। इससे हमें मिलेगा एनर्जी, इससे डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी मिलेगा। तो हमें dn कैलकुलेट करना है। तो ये ni हो गया और ni में अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 1/kbt और एप्सिलॉन फोटोन की एनर्जी होती है hν। रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ni इज इक्वल टू gi/e⁻hν/kbt - 1। तो dn जो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू से न्यू प्लस डी न्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी रेंज के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल का आइगन स्टेट। तो ये जो आ गया जी न्यू डी न्यू, ये हो गया नंबर ऑफ आइगन स्टेट इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। और जीपीडीपी कितना होता है, नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स इन द मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस टीपी। तो सबसे पहले हम लोग जीपीडीपी निकाल लेंगे। ओके, जीपीडीपी निकालेंगे, जीपीडीपी हमारे पास इतना आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे जी न्यू डी न्यू। ठीक है, अब क्योंकि फोटोन के पास 2 इंडिपेंडेंट पोलराइजेशन होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जितना भी जी न्यू डी न्यू आया है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब्सटीट्यूट करके dn निकाल लेंगे जी न्यू डी न्यू को। ओके, और फिर हमारे पास एनर्जी आ जाएगी और ये आ जाएगा प्लांक फार्मूला। ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया प्लांक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजिंग बोथ आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन।